नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे देवभूमि में फिर हादसा। यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन को जा रही बस रुद्रप्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। बस में चालक समेत 20 यात्री सवार थे, जिसमें 10 लोग लापता चल रहे हैं, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 8 यात्रियों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायलों को हेली एम्बुलेंस द्वारा ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि यह रूट डेंजर जोन की श्रेणी में आता है। इसके आसपास पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई यात्रियों से भरी बस हरिद्वार से रवाना हुई थी। हरिद्वार के बैरागी कैंप का रहने वाला 23 वर्षीय सुमित बस को चला रहा था। हादसे की सूचना मिलने के बाद ड्राइवर सुमित के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी परिजन एम्स ऋषिकेश पहुंचे और घर के बाकी सदस्य लगातार फोन पर सुमित की सलामती की जानकारी ले रहे हैं। 23 वर्षीय सुमित पिछले करीब 4-5 साल से पहाड़ों पर ड्राइविंग कर रहा है। इस यात्रा ट्रिप के लिए सुमित 18 जून को घर से निकला था। सुमित के परिजनों का कहना है कि सुमित एक कुशल ड्राइवर है। इससे पहले उसकी ड्राइविंग में कोई शिकायत नहीं आई। वह हरिद्वार की यादव ट्रेवल्स एजेंसी की बस कई साल से चला रहा है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हुई है। 20 यात्री इस बस में सवार थे। 8 यात्रियों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ड्राइवर के परिजन एम्स ऋषिकेश पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान रुद्रप्रयाग में ये यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। रुद्रप्रयाग में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं। 2 यात्रियों की मौत हुई है। 8 यात्री अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वही बस के ड्राइवर जो अस्पताल में भर्ती है, उसके परिजन अस्पताल पहुंचे, ऋषिकेश अस्पताल। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो घायलों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। 8 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि इस बस में 20 यात्री सवार थे। 10 यात्री अभी भी लापता हैं। मैं इनकी सुमित की तेहरी भाभी हूँ। भाभी लगती है। हाँ जी। तो ये जैसे बता रहे हैं कि उम्र भी कम है, अभी ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ गाड़ी चलाते हुए, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? ये गाड़ी तो वो काफ़ी सालों से चला रहे हैं, तो यानी अच्छा ट्रेन बंदा है और यहाँ के सभी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। कितना ही कुछ हो जाए, वो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भैया जब हमें जानकारी पूरी मिलेगी तभी तो हम बताएंगे। हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें सुबह 9-9:30 बजे करीब मिली जानकारी और हमें वहीं के जैसे भाई बुआ का लड़का वगैरह गाड़ी चलाते हैं सब यहाँ के, तो उन्होंने बताया था हमें। तो जो भाई हैं सुमित जो है, वो किस तरह से कब से गाड़ी चला रहे हैं, कैसी उनकी उम्र है? क्योंकि एक ही बात उठ रही है कि भी लापरवाही हो सकती है गाड़ी चलाने में, इस पर क्या कहेंगे? गाड़ी तो अच्छे से चलाते नहीं, हैं। गाड़ी तो सही चलाते हैं। बंदा गाड़ी चला रहा, ट्रेन बंदा। अब जैसे बता रहे हैं कि वहाँ ट्रक से हुआ है हादसा, तो अब इसमें हम गलती किसकी बताएं? काफ़ी सालों से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो रुद्रप्रयाग में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 20 यात्री इस बस में सवार थे। 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव आरक्षण पर रार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की आज भी सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए कल 27 जून की तिथि निर्धारित कर दी है। तो याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा था, आज का समय मांगा था, इसलिए कल की तिथि निर्धारित की गई है। कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सुनवाई जारी है। आज भी इस मामले की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में आरक्षण का रोस्टर पेश किया गया।
इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा है। आज का समय याचिकाकर्ताओं के द्वारा मांगा गया था। अब कल इस मामले की फिर सुनवाई होगी। बेसिकली इस बात में कोई शक नहीं है कि इलेक्शंस जो माननीय न्यायालय ने भी स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि इलेक्शंस आर लाइफ एंड ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन तो होना ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन ना होने के लिए तो आया ही नहीं है। याचिकाकर्ता भी इसलिए आए कि जो इलेक्शन आप करवा रहे हैं जल्दी से जल्दी कराएं और बिल्कुल प्रक्रिया अनुसार कराएं। अब इशू खाली इतना ही है, जो याचिका में भी स्पेसिफिकली प्लीडेड है कि ये आप प्रथम चरण नहीं मान सकते, क्योंकि इससे पहले भी चरण जो हैं वो यूपी के समय से चल रहे हैं और ये 5वां चरण ही होना चाहिए आप ही के अनुसार। और अगर ये 5वां चरण होगा तो आप 5वें चरण के अनुसार रिजर्वेशन लगाइए। आप एक ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा इसको प्रथम चरण नहीं मान के कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रथम चरण मानेंगे तो फिर रोटेशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं हुई। रोटेशन तो होता ही तब है जब चरण दूसरा है। इस बात पे और इन्होंने एक चार्ट हमें कुछ प्रस्तुत किए हैं, उसको हमने थोड़ा पढ़ने के लिए समय लिया है। उसको पढ़ के फिर माननीय न्यायालय के सामने कल ये मुकदमा फिर से सुनवाई के लिए, बहस के लिए रखा गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कामता पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामता पाल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो मामला है ये हाई कोर्ट में फिलहाल चल रहा है। अब इस मामले में आज भी सुनवाई हुई है और याचिकाकर्ताओं ने आज का समय मांगा। कल फिर इस मामले पर में सुनवाई होगी और कल की सुनवाई ही आगे निर्धारित करेगी कि आगे क्या हो सकता है। क्या कुछ अहम अपडेट है फिलहाल इस मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो सरकार ने जो 2016 के पंचायत एक्ट जो रोस्टर था उसको शून्य करते हुए यहाँ पे फिर से जो इस बार चरण यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि इस पे जो कई जनहित याचिकाएं दायर हुई थी, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 3 साल से जो सीटें यहाँ पंचायत चुनाव की रिजर्व होती आई है वो इस नीति से चौथे बार भी यहाँ पे आरक्षित हो जाती। तो इसी को लेकर जो यहाँ याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंचे थे और 3 दिन से लगातार यहाँ पे जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर आज राज्य सरकार ने जो है अपनी रोस्टर नीति यहाँ पे रखी है, जिसको लेकर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा है कि हमें इसे पढ़ने का समय चाहिए। तो आज का समय उन्होंने मांगा है, तो जो कोर्ट की खंडपीठ है उन्होंने याचिकाकर्ताओं को समय दिया है कि आप जो सरकार की जो रोस्टर प्रणाली है इसका ठीक तरीके से अध्ययन कर लें और इस पे अब मामले में कल जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई यहाँ पे कोर्ट में होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे। जी हाँ बिल्कुल कांतापाल, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लेकर लगातार विवाद गहराता रहा है और जब शासन ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की उससे पहले शासन का कहना था कि उसने जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाईकोर्ट में जैसे ही एक रिट दायर की गई वैसे ही हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उसके बाद शासन की जो तैयारियां थी वो भी अब फिलहाल शून्य हो गई, लेकिन अब आने वाली जो तारीखें हैं उसमें जो ये फैसला होगा, कल फैसला हो सकता है या आगे जल्द ही ये फैसला हो सकता है, फिर चुनाव की प्रक्रिया शासन आगे बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, जहाँ तक है अगर कल इसमें कोर्ट की खंडपीठ से उच्च न्यायालय से अगर कोई अहम निर्णय आता है तो उसके बाद ही राज्य सरकार जो है अपना चुनाव प्रक्रिया को आगे जारी रखेगी और आशा है कि कोर्ट से एक अहम निर्णय यहाँ पे कल आएगा और जिसके बाद जो राज्य में जो पंचायत चुनाव पर रोक लगी है वो रोक हटेगी और राज्य में जो पंचायत चुनाव का जो है रास्ता साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल कांतापाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। आज फिलहाल सुनवाई हुई जिसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा आज का समय मांगा गया, कोर्ट में आरक्षण का रोस्टर भी पेश किया गया। फिलहाल कोर्ट के द्वारा आरक्षण को शून्य किया गया था रोस्टर को। और अब हम बात करेंगे सपा से खत्म आजम परिवार का विश्वास। सीतापुर के जिला कारागार में पिछले करीब 20 माह से बंद सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से गुरुवार को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अदीब आजम और सपा नेता सावेज खान मुलाकात करने पहुंचे। शनिवार को बेटा अब्दुल्ला मुलाकात कर वापस जा चुके। इस दौरान दोनों मुलाकातों के बाद बाहर आए परिजनों ने एक ही बात कही कि जेल के अंदर आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है।
अब उनकी पत्नी के एक बयान ने यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। तंजीम फातिमा ने बेटे संग गुरुवार को आजम खान से 2 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान जब आजम खान की रिहाई को लेकर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से पूछा गया तो उनका कहना था कि मामले को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, जल्द रिहाई होगी। समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद कर रही है या नहीं कर रही है, इस सवाल पर तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें अब किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा, उन्हें सिर्फ अल्लाह पर विश्वास है। आजम खान के बेटे अदीब खान मुलाकात कर जब लौटे और पत्रकारों ने आजम खान का हाल चाल जाना तो उन्होंने बताया कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वह काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और एक ही जवाब उनकी ज़ुबान पर हमेशा की तरह रहा, जेल तो जेल है, जेल में कौन ठीक रह सकता है। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान से मिलाई करने वालों में सिर्फ उनके परिवारीजन ही अब पहुंच रहे हैं, बाकी कोई और नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर उनके अंदर पीड़ा भी साफ तौर पर दिखाई दी। तो तंजीम फातिमा ने साफ तौर पर कहा कि अब किसी पर उनको विश्वास नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर विश्वास है। तो सपा से अब आजम परिवार का विश्वास खत्म होता नजर आ रहा है। अच्छा मैडम, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? जी और कुछ बताया मैम? जेल तो जेल है ना, जेल में कौन अच्छा रह सकता है बताइए, जेल में कोई अच्छा रह सकता है क्या? अच्छा, उनके शुभचिंतक चाहते हैं कि बहुत जल्दी आ भी जाए वापस। क्यों नहीं चाहते हैं? तो सब लोग चाहते हैं। क्या है जमानत को लेकर क्या आप तैयारी कर रही हैं? और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, आजम खान का परिवार सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान पत्नी के जो बयान मीडिया के सामने आए, बेटे के जो बयान सामने आए, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि एक तरफ तो आजम खान की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो अंदर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेल तो जेल है, वहाँ कौन ठीक रह सकता है। दूसरी तरफ जो तंजीम फातिमा ने बयान दिया कि किसी पर उनको कोई विश्वास नहीं है। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि सपा उनकी मदद कर रही है तो उन्होंने कहा किसी को उन पर कोई, अब उनको किसी पर कोई विश्वास नहीं है। तो क्या लगता है, सपा से अब मोह भंग हो रहा है या समाजवादी पार्टी से अब उनको कोई आस नहीं है आजम खान के परिवार को? जी, आपको बताना चाहूंगा, आज उनके परिवार के लोग जिला कारागार में मिलने पहुंचे थे, जिसमें उनकी पत्नी और उनका बेटा और एक नेता पहुंचे थे। जो लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बाहर, जेल के बाहर उनके बेटे और उनकी पत्नी निकली और उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं जो मायूसी है वो पूरे परिवार को नजर आ रही है कि जो उनको सपा से उम्मीदें थी वो भरोसा ऊपर वाले पे बताया है पर नहीं किया जा सकता है। और उनकी बेटे की आजम खान, बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से पूरा परिवार मायूस नजर हो। आप अपनी बात पूरी करिए इकरार। अबरार, अपनी बात पूरी करिए। अबरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। पहली बार तंजीम फातिमा ने अब चुप्पी तोड़ी है मीडिया के सामने और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी पर उनको भरोसा नहीं है। सपा के सवाल पर उन्होंने ये बयान दिया था। आजम खान की फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है, उनके बेटे ने बताया। सीतापुर जेल में आजम खान बंद है और इस दौरान उनके परिवार लगातार उनसे मिलने पहुंचता है। ऐसे में आजम खान की तबीयत के बारे में उनके बेटे ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तंजीम फातिमा ने ज़रूर एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक हल्के में तमाम कयास लगने शुरू हो गए। तंजीम फातिमा ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब किसी पर उनको भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर उनको भरोसा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे योगी का आदेश, एक्शन में पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योगी का आदेश एक्शन में पुलिस। लखनऊ पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर लोगों से संवाद करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में पुलिस अफसरों ने लोगों के साथ बैठक की। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर पुलिस तैयारियों में जुटी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को लोगों से संवाद कर त्योहारों को सकुशल, बेहतर व्यवस्था व सुविधा युक्त बनाने, सुविधा मुहैया कराने के साथ मुहर्रम, जगन्नाथ यात्रा समेत अन्य त्योहारों को निपटाने के लिए कहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने पीस कमेटी के तहत शहरवासियों को आमंत्रित किया और आगामी त्योहारों पर संवाद किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस अफसरों से जुलूस रूट, परमिशन, भीड़-भाड़, छुट्टा जानवरों, साफ सफाई जैसी समस्या का समाधान करने की विनती की। पीस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के साथ एडिशनल डीसीपी, एसीपी महानगर, एसीपी हजरतगंज समेत अलग अलग थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। यही नहीं, समस्याओं का निस्तारण करने के लिए पुलिस अफसरों के साथ साथ नगर निगम, जल निगम, बिजली विभाग और जिला प्रशासन के भी अधिकारी मौजूद रहे। पीस कमेटी में पहुंचे हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ व्यापारी वर्ग के लोग भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर सभी समस्याओं को सामने रखा। डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि विभिन्न विभाग के लोगों के साथ बैठकर गणमान्य लोगों की समस्याओं के बारे में सुना है। जल्द से जल्द विभिन्न विभागों के लोगों से इसकी समस्या का निस्तारण कराकर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। यही नहीं, डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि शहर में विकास कार्य होने के चलते लोगों को अपनी परंपरा में थोड़ा सा बदलाव करना होगा ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हो सके। आगामी 3 मुख्य कार्यक्रम जनपद में हैं। जगन्नाथ शोभा यात्रा, मुहर्रम का कार्यक्रम और सावन मास की समस्त तैयारियां। इसके संबंध में जनपद लखनऊ में समस्त थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है। जनपद स्तर पर भी सभी जोनल लेवल पर भी इसमें पीस कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें से एक पीस कमेटी मीटिंग आज अभी संपन्न हुई। इन पीस कमेटी मीटिंग के माध्यम से जो जनपद की जो भी परंपराएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। समस्त अधिकारीगण जो इसमें उपस्थित थे अन्य विभाग के, उन्होंने जो मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजक हैं उनकी समस्याओं को नोट कर लिया है और उनका निराकरण किया जा रहा है। बाहर से हमें काफ़ी हद तक पोस्ट प्राप्त हुआ है, इसमें पीएसी, आरपीएफ और राष्ट्रपति अधिकारीगण हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान तैयार हो गया है। और जिस दिन शोभा यात्रा या मुहर्रम में जुलूस निकलेंगे उस दिन अलग अलग शिफ्टों में ये फोर्स मौके पर रह करके समस्त कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सर, जिस तरीके से कई जगह निर्माण कार्य तो हो रहे हैं, वहाँ पर क्या रूट भी डाइवर्जन किए जाएंगे या फिर जिस तरीके से आवारा मवेशियों को लेकर के भी समस्या उठाई गई उसका निस्तारण भी क्यों? आवारा मवेशियों को लेकर के जो समस्याएं लोगों ने, आयोजनकर्ताओं ने बताई हैं, उनको नगर निगम ने नोट कर लिया है और हम प्रयास करेंगे कि जिस समय वो कार्यक्रम हो, जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकले, उस समय आवारा पशुओं को वहाँ से हटा दिया जाए। समझा नहीं, फिर से बताएं। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, लखनऊ में बात करें तो पूरा प्रशासन जो है आगामी त्योहारों की तैयारियों में जुट चुका है। डीसीपी सेंट्रल की अध्यक्षता में आज पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शहर की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना गया, लोग उसमें जुड़े, उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये सख्त निर्देश और पीस कमेटियों की बैठक शुरू हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए, चूंकि आने वाले समय में मनोज त्योहार है और खास तौर से मुहर्रम का जो त्योहार है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों से निकल करके ताजिया ले जाते हैं और जुलूस के वक्त उनका एक रूट फिक्स होता है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसलिए लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जो नेशनल पीजी कॉलेज है, आज वहाँ के कम्युनिटी हॉल में पुलिस अफसरों की, नगर निगम के अफसरों की, जिला प्रशासन के अफसरों की एक साथ बैठक हुई और उसमें जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जो जुलूस से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो वहाँ पर आए थे। और जरूर ये संवाद इसलिए होता है कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या जो उनसे छूट गई हो, जो उनसे रह गई हो, वो अफसरों के सामने साझा की जाए। और इसी तरीके से हुआ कि जब पीस कमेटी की बैठक शुरू हुई तो तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने अपने जुलूस को लेकर के, चाहे उसमें रूट परमिशन की बात हो या भीड़-भाड़ की बात हो या फिर जो छुट्टा जानवर होते हैं जो रूट्स पे आ जाते हैं, उनकी वजह से अव्यवस्था हो जाती है, उन सबके निस्तारण की उन्होंने विनती की थी कि इन सभी चीजों का निस्तारण किया जाए। तो पुलिस अधिकारियों ने इस पूरा तरीके से इन सभी को आश्वासित किया कि नगर निगम और जिला प्रशासन जो टीम उनके साथ बैठी थी वो इन सभी चीजों से निजात दिलाई जाएगी। खास बात यह है कि जो ताजिया के साथ जो जुलूस जिन रूटों पर निकलता है
साफ तौर से उसमें जो बिजली के तार पड़ते हैं, हमने पिछले कई सालों में देखा हुआ है कि ताजिया का जुलूस ले जाते वक्त कभी कभी बिजली के तारों में जब ताजिया छू जाता है तो उसमें करंट लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी भी तस्वीरें कहीं देखने को न मिले। इस तरीके से बिजली विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको वहां पर मौजूद रखा गया था और सभी की समस्याएं सुनी गई। तो एक बार हमें ये लगता है कि कल देर रात जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, उन्होंने सख्त और तेज तर्रार तरीके से दिशा निर्देश सभी डीएम को, सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए कि लोगों में संवाद बना के रखा जाए। और यही हमको देखने को मिला कि सुबह हुई और दोपहर में लखनऊ के अंदर पीस कमेटी की बैठक होने लगी और तमाम लोगों से उनकी समस्याएं पूछी गई और पुलिस अफसरों ने, खासतौर से जो डीजीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव है, उन्होंने सबकी समस्या का निस्तारण करने का एक आश्वासन भी दिया है। और जरूर जो आने वाला मुहर्रम का त्योहार है, चाहे जगन्नाथ यात्रा हो या फिर सावन का महीना हो, उन सभी त्योहारों को देखते हुए शासन प्रशासन कमर कस रहा है। और बिल्कुल, शासन प्रशासन कमर कस रहा है। शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस अफसरों ने लोगों के साथ बैठक की और आश्वासन दिया है कि उनके त्योहार सकुशल संपन्न होंगे, सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। और अब हम बात करेंगे हाईटेक ठगी, पुलिस का खुलासा। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 साथिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हाईटेक तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। ये आरोपी खुद को साइबर पुलिस अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों को डराते थे और उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। पुलिस को राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर इस गैंग के खिलाफ कुल मिलाकर 66 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों के आधार पर साइबर सेल ने गहन जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी के जरिए गैंग का पता लगाकर चारों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 बायोमेट्रिक मशीनें, 1 पेमेंट मशीन, 102 सक्रिय सिम कार्ड, 1 वोडाफोन सिम, 12 बैंक व क्रेडिट कार्ड और कैशलेस लेनदेन के उपकरण बरामद किए गए हैं। डीसीपी साइबर मोहम्मद कासिम आब्दी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह अनजान लोगों को कॉल कर खुद को साइबर पुलिस अधिकारी बताते थे। इसके बाद वो फर्जी कहानी बनाकर, जैसे खाते में गैर कानूनी लेनदेन का डर दिखाकर लोगों से उनकी बैंक डिटेल हासिल कर लेते थे और खातों से पैसे उड़ा लेते थे। टोटल साइबर थाने द्वारा आज 4 व्यक्तियों की टोटल अरेस्टिंग हुई है। ये हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। I4C नाम का एक गृह मंत्रालय का पोर्टल है, जिसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल एक चलाता है, जिसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में सूचना मिलती है। जैसे कोई कॉलर यदि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, और वो NCRP पोर्टल पर प्रतिबिंब पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट यदि दर्ज कराता है, तो उसमें जो फ्रॉड कॉल जहाँ से आई थी वहाँ का लोकेशन जो है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है। और इस तरह से हॉटस्पॉट्स में चिन्हित होते हैं, रेड हॉटस्पॉट चिन्हित होते हैं। तो हम लोग लगातार इसकी ट्रैकिंग और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें ये आया कि कानपुर में भी इस तरह के हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने देखे और इसके ऊपर फिर कुछ वर्क किया हम लोगों ने। इसकी लोकेशंस और इन पे जो जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया। उसका जो खाका था उसको हम लोगों ने स्टडी किया और इसके आधार पर 4 साइबर अपराधियों की आज अरेस्टिंग हुई है। और अब हम बात करेंगे इश्क की अदालत की। इश्क की अदालत साहिबगंज जिले के बसनिया गांव से एक अनोखी और भावनात्मक प्रेम कहानी सामने आई है, जहां समाज के बासिंदों और समाज के बंदिशों और परंपराओं के खिलाफ जाकर पनपी मोहब्बत को गुनाह मान लिया गया। एक शादीशुदा आदिवासी महिला और एक गैर आदिवासी युवक के बीच पलते प्रेम संबंध की जब गांव वालों को भनक लगी तो इस प्रेम कहानी का अंत पंचायत की सजा से हुआ। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां है और उसका पति अक्सर घर से गायब रहता था। इस दौरान एक टेम्पो चालक युवक से उसकी भावनात्मक उसका रिश्ता बन गया। दोनों की नज़दीकियां गांव की आंखों से छिप नहीं सकी और जिस दिन दोनों कुछ वक्त साथ बिताने की कोशिश कर रहे थे, उसी रात महिला का पति रंगे हाथों उसने पकड़ लिया। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी और दोनों प्रेमियों को रस्सियों से बांधकर 20 घंटे तक चौपाल में बैठा दिया गया। इसे इश्क की अदालत नाम दिया गया, लेकिन हकीकत में यह एक प्रेम कहानी को सजा देने वाला सामाजिक
तमाशा बन गया। फिलहाल पुलिस को घटना की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उर्सुला में तैनात डॉक्टर कर्मचारी विवाद का मामला। वायरल वीडियो मामले में डॉक्टर कटियार का आया बयान। ये बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। डॉक्टर BKS कटियार ने कर्मचारी पर लगाया नशे का आरोप। अभद्रता, गाली गलौज करने पर आवेश में उठा हाथ। डॉक्टर ने यह बात कही। अभद्रता, गाली गलौज करने पर आवेश में आकर हाथ उठाया। मामला तूल पकड़ने पर डॉक्टर ने मांग ली माफी। सुपरवाइजर ने अब कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर। तहरीर में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। कानपुर से अहम खबर। उर्सुला में तैनात डॉक्टर कर्मचारी विवाद का यह मामला। डॉक्टर BKS कटियार इसीलिए आवेश में आकर के ऐसा है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, डॉक्टर BKS कटियार का कर्मचारी से विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने हालांकि माफी मांगने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, मैं बता दूं, कानपुर का जो उर्सुला अस्पताल है वो बहुत बड़ा है और ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर हैं, कहा गया था वो सर्जन भी हैं, डॉक्टर BKS कटियार सर्जन भी हैं और बाकायदे देर रात जब वो राउंड पर गए तो उनको जो सुपरवाइजर है, जो सफाई का काम करते हैं, उन्होंने नशे की हालत में आकर सीनियर डॉक्टर को रोक लिया और उसके बाद डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करा, गाली गलौज करी और डॉक्टर ने काफी देर तक की इस जो व्यक्ति का व्यवहार था उसको सहन करा। फिर उन्होंने अपना आपा खो दिया और उसके बाद हाथापाई हो गई। यहाँ तक कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डॉक्टर जो है वो मार रहे हैं कर्मचारी को। ये वीडियो वायरल हो रहा है, बाकायदे सुरक्षा गार्ड जो है वो साथ में खड़ा हुआ है। फिर कहीं ना कहीं आज जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा उसके बाद खुद डॉक्टर मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना बयान जारी करा है और उन्होंने साफ तौर पर ये पूरी घटना बताई है कि किस तरीके से उनको रोका गया। कर्मचारी क्योंकि वर्दी में नहीं था, नशे की हालत में था और बाकायदे डॉक्टर को रोक रहा था मरीजों तक को ना देखने के लिए, जिसके बाद हालांकि जब ये घटना हो गई डॉक्टर द्वारा कर्मचारी को पीट दिया गया और उसके बाद डॉक्टर को जब बताया गया कि ये कर्मचारी हैं और उन्होंने खुद माफी मांगी उससे और ये भी कहा कि आवेश में आकर मैंने हाथ उठा दिया जो आपत्तिजनक है और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कर्मचारी है, सुपरवाइजर है, जो सफाई कर रहा था, जिसको मारा गया है, उसने एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने में दी है और उसके बाद से लगातार वो मांग कर रहा है कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर का बयान सामने आ गया है कि कर्मचारी खुद नशे में था और किसी सीनियर डॉक्टर से गाली गलौज करना, अभद्रता करना, ये शोभा नहीं देता है। और अब कहीं ना कहीं दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जांच का विषय बन गया है। और कोतवाली में जिस तरीके से एप्लीकेशन गई है उसी में डॉक्टर ने भी कहा है कि वो भी कर्मचारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन देंगे और पुलिस से ये गुहार लगाएंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच करी जाए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करी जाए। निश्चित रूप से सारिका, इस मामले में जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद से कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, डॉक्टर पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन डॉक्टर कटियार के द्वारा खुद इस मामले पर माफी मांग लेने के बाद और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभद्रता उनके साथ की गई उसके बाद आवेश में आकर उन्होंने ऐसी गलती की थी, उन्होंने गलती मान ली। उसके बाद अब ये मामला अगर कानून के पास जाता है तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से ये मामला आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से पहले कर्मचारी ने कल रात का मामला है और उसके बाद जब रात में ही डॉक्टर ने सुपरवाइजर जो दूसरे हैं रोहित के सामने माफी मांग ली थी, उसके बाद ये मामला ठंडा हो गया था। लेकिन सुबह होते ही कर्मचारी सुपरवाइजर जो रॉबिन है उन्होंने ये वीडियो निकाला सीसीटीवी से और एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने में दे दी। उसके बाद से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस तरीके से डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने फिर मीडिया के सामने आके अपना पक्ष रखा और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैंने माफी मांग ली थी, लेकिन अगर अभी भी कर्मचारी इस पर कार्रवाई चाहते हैं तो फिर वो भी अपनी तरफ से कर्मचारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि कर्मचारी नशे में था और किसी सीनियर डॉक्टर को रोकना यानी कि राउंड लगाना और मरीजों तक को ना देखना एक अपराध है और ये अपराध कर्मचारी ने किया है, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से अभद्रता भी करी है कर्मचारी ने, ये भी उन्होंने बयान में कहा है। तो कहीं ना कहीं वो अब एप्लीकेशन देंगे और पुलिस से इस पर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल सारिका, अब दोनों तरफ से अगर एक तरफ से अगर एप्लीकेशन जाती है दूसरी तरफ से भी उम्मीद है कि एप्लीकेशन जाएगी। बहुत शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।